Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be very fine and willing to know the next step or next application of DNA recombinant technology. लेक्चर का आगाज करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा. My dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिगार्डिंग DNA एनालिसिस, राइट. यानी कि अगर हमारे पास DNA आए तो क्यों आए, किन किन हालात में हमारे पास डीएनए आ सकता है, फिर उसके बाद हम उस डीएनए के एनालिसिस किस किस तरीके से कर सकते हैं और किस बेस पर हम इन पर्टिकुलर डीएनए के रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनली देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टडी के रिजल्ट में हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशंस आ सकती हैं. इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए let's go to the whiteboard. Yes, my dear students, chapter number 23. आज हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 7. इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों से. इट इज डीएनए एनालिसिस, राइट. सो पहली बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमें पता रहना चाहिए कि अगर मैं किसी डीएनए को एनालिटिकल स्टडी में पुट करना चाह रहा हूं तो उसके मेरे पास क्या क्या स्टेप्स होंगे. तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है प्रोसीजर. पहला प्रोसीजर क्या है, गेनिंग और ऑब्टेनिंग द डीएनए. सबसे पहला काम ये है कि गेन और ऑब्टेन, गेन करें या ऑब्टेन करें किसको, डीएनए को, राइट. ये हमारा सबसे पहला काम. कैसे गेन कर सकते हैं हम डीएनए को. बहुत से वेज हैं हमारे पास डीएनए को ऑब्टेन करने के. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ये डीएनए किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती का हो और वो हमारे पास कोई जैसे जीन्स का हामिल हो कि जिनको सेव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, तो हम सिंपली उसके ब्रश में फंसे हुए बालों की बेस से डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं. फिर ऐसा भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों के पास एक बहुत ही पुरानी सी मम्मी हो और हम उसके डीएनए को आइसोलेट करना चाह रहे हों, तो उसके भी हमारे पास स्पेसिफिक जगह हैं. वी कैन ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर डीएनए फ्रॉम द टूथ. हम दांत में से डीएनए निकाल सकते हैं बिकॉज के दांत बहुत एंड पे डिके होने वाला क्या है, बॉडी पार्ट है. फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक हिप बोन हो. हिप बोन की वजह से भी हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं. अगर लॉन्ग बोन्स का बोन मैरो थोड़ा सा भी प्रिजर्व हो गया है तो हम उसमें से भी डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं. ये तो सारी बातें हुई हमारे पास पॉजिटिव एंड पर, लेकिन कुछ नागुफ्ता भी हालात में भी हमारे पास डीएनए स्टडी करने के लिए आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कत्ल हो गया है और उस कत्ल होने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमने फाइंड करना है कि इसका कातिल कौन है, इसका मर्डरर कौन है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नेल में फंसे हुए, राइट, डीएनए को ऑब्टेन कर सकते हैं. और अगर हमारे पास उन पर्टिकुलर क्रिमिनल्स का डेटा मौजूद है तो हम उस पर्टिकुलर डीएनए को क्रिमिनल डेटा से मैच करके मोस्ट सस्पेक्टेड यू कैन से सीरियल किलर को आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं. इसका मतलब ये होगा कि हम डीएनए किसी कत्ल शुदा ऑर्गेनिज्म की बॉडी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द किलर. फिर माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डीएनए एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से आ रहा है हु हैज बीन सेक्सुअली यू कैन से अब्यूज्ड. तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर हमें एक स्पर्म भी मिल गया तो हम उस पर्टिकुलर स्पर्म से भी डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विक्टिम हो, उसका रेप हुआ और बाद में उसको किल कर दिया गया हो, तो भी हम उसकी बॉडी से, उसके प्यूबिक हेयर से या उसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से क्या निकाल सकते हैं, स्पर्म, और हम उस पर्टिकुलर डीएनए को पुट कर सकते हैं इनटू डीएनए एनालिसिस, राइट. तो दिखता है माय डियर स्टूडेंट्स कि पहला काम तो ये था कि हमें डीएनए ऑब्टेन करना है. तो डीएनए ऑब्टेन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ. और कहां कहां किस तरह डीएनए हमारे पास पहुंच सकता है या किस तरह का डीएनए हमारे पास आ सकता है, इस सारी बात को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं. देखते हैं इसके बाद हम उसको साथ क्या सलूक करने वाले हैं.
सो पहली बात थी डीएनए को ऑब्टेन करना। अब हम चले नंबर 2 स्टेप पे। वो क्या है कि ट्रीट डीएनए with endonucleases आपको ये बात पता है कि हमारा जो डीएनए है उसके अंदर 2 किस्म की चीजें प्रेजेंट होती हैं। उनमें से आपको नाम सुन रखा है आप लोगों ने, इंट्रॉन का और एक्सोन का, राइट। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं तो वो डिफरेंट जगहों से डीएनए को क्लीव कर देता है, तोड़ देता है। आप यूं समझें कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो फिंगरप्रिंट्स है, यू नो वेरी वेल, कि दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाला डीएनए जब एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि हर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डिफरेंट क्लीविंग पॉइंट्स होते हैं। उन पर्टिकुलर क्लीविंग पॉइंट्स के ऊपर जाके ही एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं। शायद आपको याद होगा हमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात की थी कि हमारे एंडोन्यूक्लियस हमेशा जाके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर काम अटैक करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की जो अकरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए मुख्तलिफ जगहों से क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं विद द डीएनए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर डीएनए को रन करेंगे, पुट करेंगे इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाउ वी कैन डू इट? लुक एट दिस डिवाइस। जो डिवाइस आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ चेंबर, और इस चेंबर के अंदर हम लोगों ने एक बफर डाल दिया होता है, और इसके अंदर लुक एट दिस कि हम प्लेस करें इसके अंदर एक ऑलरेडी कास्टेड जेल। यानी कि जब मैं जेल बनाता हूं तो ये वाली जेल लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाती है तो ये सॉलिडिफाइड होती है, समथिंग लाइक एगर। ये उसी का एक्सेस्टर मॉलिक्यूल, उसका नाम होता है एगरोज, उससे बनी होती है। फिर आप देखिए कि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ कॉम्स लगाने के बाद वेल्स बना ली। इन पर्टिकुलर वेल्स में हम उस एंडोन्यूक्लियस क्रिएटेड डीएनए को माइक्रोपाइपर की मदद से लोड कर देते हैं। लुक एट दिस, राइट। जब हम इसको लोड करेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर डीएनए को पुल एंड पुश मैकेनिज्म से इस जेल के अंदर से रन करवाएंगे। यू नो कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम वेल्स को उस तरफ रखेंगे कि जिस तरफ हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच होता है, और ऑपोजिट साइड के ऊपर जाहिर हम लोग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ब्लैक साइड से जिस तरफ हमारी ब्लैक वायर है वहां से डीएनए को पुश मिलेगी और डीएनए की तरफ को धकेला जाएगा, और जो इसकी पॉजिटिव वायर है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो डीएनए को अपनी तरफ खींचेगी। इस तरीके से डीएनए इस पर्टिकुलर एगरोज के अंदर भागता चला जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि एगरोज जब सॉलिडिफाई होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। उन पर्टिकुलर पोर्स के अंदर से फिर क्या होता है कि डीएनए स्क्वीज करके निकलता है। आपको पता है कि जो डीएनए छोटे साइज का होगा वो इन पोर्स में से आसानी से भाग के आगे निकल जाएगा, और जो बड़े साइज का डीएनए होगा जाहिर है वो जरा मुश्किल से निकलेगा, राइट। तो लेकिन हम लोगों ने अगर इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पीसेस की से सेपरेट करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा कोई मेथड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी बिग फोर्स। ये डीएनए के पीसेस को दूसरे से डिफरेंट क्या करेगी, दूर भगा देगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि जब हम इस पर्टिकुलर जेल को रन करने के बाद इसे देखते हैं कि इसके अंदर यूवी लाइट में तो हमें नजर आता है कि इसका तो मेरे पास क्या बन गया है, स्मीयर। तो यू विल फाइंड स्मीयर एनालिसिस। आपको क्या करना पड़ेगा, स्मीयर एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कौन सा जो पीस है वो किस तरह से है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस पर्टिकुलर डीएनए को फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज सर्टेन प्रोब्स। तो हम फिर उस पर्टिकुलर डीएनए को की प्रोब ट्रीटमेंट करते हैं। जब मैं उस पर्टिकुलर डीएनए की प्रोब ट्रीटमेंट कर लेता हूं तो अब मैं उसका फिंगरप्रिंट कहां ऑब्टेन कर सकता हूं, ऑन एक्सरे फिल्म, राइट, ऑन
एक्सरे फिल्म, और ये जब एक्सरे फिल्म आ जाएगी मेरे पास तो इससे बड़ा कोई मेडिकल एविडेंस नहीं होगा। तो दोबारा से रिवाइज करता हूं आपके लिए, हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम डीएनए को ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद उस डीएनए को एंडोन्यूक्लियसेस के साथ ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद उसके बन जाएंगे मेरे पास छोटे छोटे पीसेस। फिर मैं उस पर्टिकुलर पीसेस को सेपरेट करने के लिए सहारा लूंगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो जब मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की और मैंने उसको जाके ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया इन द यूवी लाइट, तो मुझे पता चला ये तो एक स्मीयर सा बन गया है। उन पर्टिकुलर स्मीयर्स को फिर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसे डीएनए के प्रोब से ट्रीट करूंगा, और ट्रीट करने के बाद मेरे पास बन जाएगा फिंगरप्रिंट, और उसके बदले लूंगा क्या, एक्सरे फिल्म, राइट। तो ये प्रोब जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की चीज। आपको पता है प्रोब का मतलब मेरे पास क्या होता है कि मैं पूछूं किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बात करूंगी क्या आपको ये 5 स्टेप समझ आ गए हैं, तो आप में से अक्सर लोग बोलेंगे कि सर समझ आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे प्रोब किया और उसके रिप्लाई में आपने कोई जवाब दिया। ये होती है प्रोबिंग, टू आस्क क्वेश्चन, आंसर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। तो प्रोब का मतलब यही होता है कि मैं कोई ऐसे डाई, कोई ऐसा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल करूंगा, कोई फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल करूंगा जो मुझे इस पर्टिकुलर डीएनए की प्रेजेंस को क्या करेगा, शो कर देगा। उसके लिए आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को डीएनए ग्लो करता हुआ फ्लोरेसेंट डीएनए नजर आ रहा है। सो इट इज अ बेसिकली यूज ऑफ द प्रोब्स। नाउ वी वांट टू सी नेक्स्ट कि जब मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा। उसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस में मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। नंबर 1, लुक एट दिस। तो आपको नजर आएगा कि अगर मैंने ये 3 डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को क्या किया, ऑब्टेन किया, उसे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से ट्रीट किया, और उसके बाद उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो मेरे पास 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की ये 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक क्या आ गई, एक्सरेज आ गई। जब मैं इन तीनों किस्म के एक्सरे को आपस में कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है हमारे स्टूडेंट्स कि इन तीनों के बैंड्स आपस में नहीं मिलते, राइट। हर ऑर्गेनिज्म की जो बैंड लेंथ है, मैंने आपको बोला था कि जो बैंड की लेंथ होती है वो KBPs, किलो बेस पेयर्स में या सिंपली बेस पेयर्स में आ सकती है, राइट। और रीजन भी बताइए आप लोगों को, क्या हम लोग इसे किलो बेस पेयर या बेस पेयर्स क्यों कहते हैं। तो हर बंदे का जैसे फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म की जो फ्रेगमेंट लेंथ है वो भी डिफरेंट है। तो जब ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रेगमेंट लेंथ मुख्तलिफ फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो हम इसे नाम देंगे कि ये पॉलीमॉर्फिक डीएनए है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे आप लोग कि आप लोगों को RFLPs नजर आते हैं, RFLP नजर आता है। इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट एंड देन लेंथ, और सबसे अहम बात है आखिरी वर्ड, और वो जो आखिरी वर्ड है उसे यहां लिखते हैं समझ आए आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि जब मैं रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से ट्रीट करता हूं तो मेरे पास डीएनए की लेंथ्स मुख्तलिफ क्या हो सकती है, टाइप्स की हो सकती हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखना ये हमारे स्टूडेंट्स कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को, डीएनए एनालिसिस को हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई वायरल इन्फेक्शंस। पहली एप्लीकेशन मेरे पास क्या है, टू ऑब्जर्व वायरल इन्फेक्शंस। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद मेरे पास ही है हमारे स्टूडेंट्स कि मैं एक ऑर्गेनिज्म का लूंगा डीएनए और मैं उसको रन करूंगा। तो आपको पता है कि जो वायरस का डीएनए है वो बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन डीएनए के। तो जब मैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्लेस करूंगा तो वायरस का डीएनए जाहिर है छोटा होने के नाते से सबसे आगे भागेगा। तो मैं उस पर्टिकुलर बैंड को आइडेंटिफाई करके बता दूंगा कि देखें ये जो इन्फेक्शन है इट इज ड्यू टू द वायरसेस। फिर उसके बाद वाइडियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 5-10 किस्म के वायरसेस हैं तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, उनके डीएनए को आइसोलेट करके, उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करके मैं उन पर्टिकुलर वायरसेस की जो डिफरेंट वैरायटीज हैं उनको भी फाइंड कर सकता हूं। तो इस लिहाज से वायरोलॉजी में हमारी इस पर्टिकुलर टेक्निक का बहुत बड़ा क्या है, रोल है।
Then we want to see number two is genetic analysis of genetic disorders. यानी कि हम इससे जो genetic disorders हैं, genetic disorders, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्किल सी बात नहीं. राइट, मैं क्या करूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए लूंगा, उसको कंपेयर करूंगा मैं एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, और जाहिर है जब मैं दोनों ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किसके अंदर जो जीन है वो नॉर्मल है और किसके अंदर जीन जो है वो एबनॉर्मल है. इस पर्टिकुलर जीन की एबनॉर्मलिटी किस लेवल के ऊपर थी, किस पॉइंट के ऊपर थी. तो ये सारे के सारे काम हम इस पर्टिकुलर यू कैन से डीएनए एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन वही बात है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. इसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू हैव अ वेरी वेरी अपहिल मूवमेंट, हमें कोशिश करनी पड़ती है. लेकिन बहरहाल इंसान की ये सब अचीवमेंट है, और अगर हम इंसानों की तरह से एफर्ट करते रहें तो हम जरूर किसी ना किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं. तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल हुए आज, जस्ट अपनी कंसिस्टेंट मेहनत के साथ. अब हम चलते हैं नंबर 3 पॉइंट पे. वो मेरे पास क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि वी कैन ऑल्सो डायग्नोज कैंसर्स. वी कैन ऑल्सो डायग्नोज कैंसर. हम कैंसर को भी फाइंड कर सकते हैं. जाहिर है जैसे मैं हमेशा कैंसर के बारे में कहता हूं कि रुको नहीं जाओ, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है जब हम माइटोसिस को ऑपरेट कर रहे होते हैं. लेकिन जब मैं बात करूंगा कि रुको नहीं जाओ, राइट, इसका मतलब यह है कि कॉमा की पोजीशन चेंज हो गई है. वो वाले चेक पॉइंट्स जो मेरे सेल को नॉर्मली डिवाइड करने में हेल्प कर रहे थे वो खत्म हो गए हैं. तो क्या उन पर्टिकुलर चीजों को हम फाइंड कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. वी कैन पुट सर्टेन कैंसर सेल्स एंड कंपेयर देम विद नॉर्मल सेल्स एंड वी कैन फाइंड कि इन फैक्ट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कैंसर को इंड्यूस करने वाला जीन कहाँ कहाँ लोकेट कर रहा है, और इस पर्टिकुलर जीन के फैमिली में आगे ट्रांसफर करने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं. एंड देन वी वांट टू सी डेफिनेटली next category, that is to detect the criminals. अब डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ, to detect and identify criminals. यानी कि हम यहाँ पे दो काम करें. हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके साथ कोई एबनॉर्मल इवेंट हुआ तो नहीं है, और अगर एबनॉर्मल इवेंट हुआ है तो वो किस क्रिमिनल ने किया है. लेकिन इसके लिए वही बात है, हमारे सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ऑनेस्ट होना जरूरी है. उस पर्टिकुलर डेटा को ऑनेस्ट बेसिस के ऊपर अपने पास रखना जरूरी है. अदरवाइज इट इज जस्ट अ टूल इन रॉन्ग हैंड्स. राइट, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है इस काम को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए. उसके बाद हम जाते हैं नंबर 5 पे, और हम देखेंगे कि इसके अलावा ये कहाँ हो सकता है. लुक एट दिस. हम इंसान की एवोल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं. इंसान का इर्तिका, इंसान की तरक्की किस किस मरहले से गुजर के हुई, तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं एवोल्यूशन को. सो टू डिटेक्ट एवोल्यूशन, to detect evolutionary history of humans, right? तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें पुराना से पुराना डीएनए निकालना पड़ेगा. अगर मैं दिखना चाहता हूं कि इंसान के अंदर एवोल्यूशन किस किस तरह से हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी ओल्ड से ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालना पड़ेगा. तो सवाल ये है कि मुझे किसी ओल्ड से ऑर्गेनिज्म का डीएनए कहाँ से मिल सकता है? तो आंसर इज परफेक्ट, हमें किसी मम्मी से मिल सकता है. अगर मेरे पास, आपकी बुक ये बोल रही है कि अगर मेरे पास कोई 76,000 साल पुरानी मम्मी भी हो, 76,000 years old, 76,000 years old, अगर आप लोगों के पास कोई मम्मी है और उसका डीएनए हम आइसोलेटेड मिल गया हम लोगों को, तो हम उस पर्टिकुलर डीएनए को निकालेंगे, उस पर्टिकुलर डीएनए की RFLP करेंगे और उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो देखेंगे
कि इंसान का जो जीन जेनेटिक एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो किस किस वजह से गुजरता हुआ आज इस मकाम पर है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आइंदा 50 ईयर्स में, 100 ईयर्स में और 100 मिलियन ईयर्स में क्या क्या हो सकता है। और इसके अलावा अगर मैंने यही वाला काम किसी प्लांट के साथ करना हो तो देखना ये है कि मैं कितना पुराना प्लांट ले सकता हूँ ये काम करने के लिए। तो आंसर है कि अगर मेरे पास 17 से 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट टिश्यू हुआ तो मैं उसमें से भी डीएनए आइसोलेट कर सकता हूँ। डीएनए क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, आइसोलेट कर सकता हूँ और फिर जाहिर है उसे मॉडर्न किस्म के किसी प्लांट के डीएनए से कंपेयर कर सकता हूँ। तो मुझे नजर आएगा कि प्लांट के अंदर भी एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, या मेरी जो प्लांट कम्युनिटी है या जो ह्यूमन कम्युनिटी है वो किस किस किस्म के जो हमारे इन्वायरमेंटल फोर्सेस उनको फेस कर रहे हैं और उन्होंने किस किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया है। इट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। यही सारा बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स और उनको डीएनए को ऑब्टेन करने के सोर्सेज और उसकी एप्लीकेशन आपको समझ आई होगी। हम एंड पे ये देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 3 डिफरेंट तरह का डीएनए आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। बहुत बातें बता दी आप लोगों को, लेकिन मुझे आपकी बुक को भी साथ लेके चलना है। तो आप लोगों की बुक में फॉर एग्जांपल जो पहली डायग्राम है वो किस ऑर्गेनिज्म की है कि हमारे पास एक मदर है और एक मेरे पास फादर है और एक मेरे पास क्या है, चाइल्ड। हम पहले आपको एक नॉर्मल क्या करेंगे, केस दिखाएंगे। एक नॉर्मल फादर है, एक नॉर्मल मदर है और ये उनका अपना एक सन है या डॉटर है, व्हाटएवर चाइल्ड है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम फादर से भी डीएनए ऑब्टेन करेंगे, हम मदर से भी डीएनए ऑब्टेन करेंगे और सन या डॉटर में से भी डीएनए ऑब्टेन करेंगे। इन तीनों को ट्रीट करेंगे एंडोन्यूक्लियोसिस के साथ। ट्रीट करने के बाद उसको रन करेंगे जेल में और जेल पे रन करने के बाद उसके ऊपर प्रोब यूज करेंगे और प्रोब यूज करने के बाद उसका लेंगे एक्सरे। और अब ये देखें कि ये मेरे पास उन तीनों एक्सरे आ गया है। यू कैन सी बाय डियर स्टूडेंट्स कि कुछ बैंड्स हैं जो यूनिक हैं किसमें, मदर में, यानी कि वो फादर से मैच नहीं कर रहे। इससे पहले कुछ बैंड ऐसे हैं जो फादर के यूनिक है, वो मदर से मैच नहीं कर रहे। यू कैन सी डिफरेंट लेंथ्स, आपको डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट बैंड नजर आ रहे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जो टॉप पे मेरे पास बैंड है वो छोटा है और जब मैं बॉटम की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास बैंड बड़ा होता चला जा रहा है। राइट, तो आपको नजर आ रही हैं छोटे छोटे बैंड्स मिल रहे हैं फादर के मदर के आपस में, लेकिन कुछ बैंड्स फादर के यूनिक है और कुछ बैंड मदर के यूनिक है। नाउ कंपेयर दीज टू, यू कैन से हस्तियां विद द सन और विद द डॉटर, व्हाटएवर द चाइल्ड मे बी। आपको नजर आ रहा है कि अब बच्चे के बहुत से बैंड्स मदर से भी मिल रहे हैं और फादर से भी मिल रहे हैं। राइट, तो हम इन बैंड्स की ओवरलैपिंग से अंडरस्टैंड करते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर सन बिलोंग टू दिस कपल और दिस पर्टिकुलर डॉटर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कपल। क्या हम इस पर्टिकुलर स्टडी को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि यस हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि एक हमारे पास टीनेजर है या उससे भी कुछ छोटी लड़की, जैसे आपने हमारे देखा होगा हमारे पाकिस्तान में ऐसे केसेस आमतौर पर आते रहते हैं कि बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम उस छोटी सी बच्ची या उस टीनेजर किसी की बॉडी में से उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के सीमन को ऑब्टेन कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर छोटी सी बच्ची ने या टीनेजर ने रेजिस्ट किया हो तो उसके रिजल्ट में उसके हेयर्स या उसके कुछ सेल्स उसके नेल्स में फंस गए हों। तो हम इन दो जगहों से क्या कर सकते हैं, उस क्रिमिनल का डीएनए निकाल सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर डीएनए को हम रन करेंगे डेफिनेटली बाय मींस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के बाद हमारे पास उस क्रिमिनल का क्या आ जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का विजिलेंट होना बहुत जरूरी है और फिर उसको ऑनेस्टली इस्तेमाल करना जरूरी है। हमारे पास हुए डाटा में बहुत सारे क्रिमिनल्स का डीएनए फिंगरप्रिंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि हम उस फिंगरप्रिंट को कंपेयर करेंगे उसके साथ, या फिर आपको याद होगा हमारे यहाँ कसूर में केस हुआ था, उस वाले केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उस इलाके के चंद नोटोरियस ऑर्गेनिजम्स को ले सकते हैं और उसके बाद उनके डीएनए को इस पर्टिकुलर विक्टिम की बॉडी से डीएनए से कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद जिसका डीएनए मैक्सिमम मैच होगा उसके ऊपर हम लोग मोहर सब्त कर देंगे कि यस दिस इज द एक्चुअल क्रिमिनल of this particular territory who is playing with the lives of the kids and the teenagers. Right?
फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स? तीसरा केस क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा केस अभी नहीं चल रहा, लेकिन यूरोपियन सोसाइटीज में या और एडवांस सोसाइटीज में एक प्रोसेस चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब मेरे पास ये होता है कि वन ऑर्गेनिज्म हैव गॉट मेनी सेक्स पार्टनर्स। उस तरह के इसमें क्या हो सकता है कि सस्पिशियस हो सकता है कि उन मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स में से ये वाला बेबी किस फादर का हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक उस मोहतरमा फीमेल का डीएनए लेते हैं, फिर नंबर 2 पे उस पैदा हुए बच्चे का डीएनए लेते हैं, और फिर हम मोर सस्पिशियस और एक्सपेक्टेड फादर्स का डीएनए लेते हैं। हम इन सारे के सारे डीएनए को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोसिस से ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद हम इसी जगह इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम अगेन वही पुराना मेथड इस्तेमाल करेंगे कि देखेंगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे का जो डीएनए है वो मदर से कितना मिलता है, और इन 4 या 5 या 3 जो भी यू कैन से के सेक्स पार्टनर्स हैं उनमें से इस बेबी का डीएनए मैक्सिमम किस से मिल रहा है। तो जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए मैक्सिमम मिल रहा होता है हम कह देते हैं कि इसका मोस्ट प्लॉजिबल और मोस्ट एक्सपेक्टेड फादर ये हो सकता है। तो ये है वो लेटेस्ट और 3 एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज डीएनए एनालिसिस। आई होप कि इन सारी स्टडी के बाद आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी, और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप इन टेक्निक्स को इंसान की खिदमत करने के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस दुआ के साथ कि आप जिंदगी में अच्छे इंसान बने और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग में जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर आय रखने में भी कामयाब हों, और उनको आइडेंटिफाई करें और उन्हें बिहाइंड द बार्स पहुंचाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।